प्रणाम सभी को। आज 15 अगस्त 2021 स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर डॉक्टर जगदीश सिंह चौधरी की ओर से आप सभी मित्रों को, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, आज इस मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं और आप सब जानते हैं कि हमें ये स्वतंत्रता बहुत महंगी पड़ी है। हमारे बहुत लोगों ने कुर्बानी इसके लिए दी है, बहुत लोगों ने संघर्ष किया है, तब हमको ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखें, इसको जाया न होने दें। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम विखंडित ना हों। हम एक भारत, अखंड भारत बन करके चलें और आगे रहें, तभी हम सफल हो पाएंगे और हमारे दुश्मनों से हम जीत पाएंगे। हमारा इतिहास हमको ये बताता है कि जब जब हम एक साथ हुए हैं, अखंड रहे हैं, तब तब हमारी विजय हुई है। और जब जब हम विभाजित हुए, जब जब हम खंडित हुए, तब तब लोगों ने हमारे ऊपर विजय प्राप्त की, हमारे ऊपर शासन किया, हमारा शोषण किया। तो मित्रों, हम सबको एक साथ रहना जरूरी है, पूरे भारत को एक साथ रहना जरूरी है। हमको बंटना नहीं है, टुकड़ों में नहीं बंटना है, विभाजित नहीं होना है। जो लोग इस देश को विभाजित करने की योजनाएं चला रहे हैं, कल्पनाएं कर रहे हैं, वो इस देश के दुश्मन हैं। वो कभी इस देश के मित्र नहीं हो सकते। ये व्यक्ति भी हो सकते हैं, ये संगठन भी हो सकते हैं, और ये हमारी राजनीतिक पार्टियां भी जाने और अनजाने में अपने वोट के लालच में हमको बांट रही हैं, हमारे देश को बांट रही हैं। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर, और कभी क्षेत्रीयता के नाम पर हमको विभाजित कर रहे हैं, हमको खंड खंड करे दे रहे हैं। मित्रों, जब तक हम अखंड भारत नहीं रहेंगे, एक बन करके नहीं रहेंगे, तब तक इस दुनिया में हमारा वो अस्तित्व नहीं रहेगा जिसकी हम कल्पना करते आए हैं, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था, जिसके लिए हमारे वीर जवानों ने आहुति दी थी अपने प्राणों की, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उन सब लोगों को मैं नमन करता हूँ और उनकी आत्मा से मैं ये चाहता हूँ कि सारे भारतवासी ये प्रॉमिस करें कि हम कभी भी विखंडित नहीं होंगे। मित्रों, हमें अखंड रहना इसलिए ज़रूरी है कि आप विचार करके देखें, हम चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान की जो गतिविधियां हैं वो सामान्य नहीं हैं। तालिबान ने जिस तरीके से अफ़गान सरकार को घेर लिया है और अफ़गान पे कब्जा संभवतः होने वाला है, उस स्थिति में हमारी स्थिति बहुत विकट हो जाएगी, क्योंकि हम तालिबान को मान्यता नहीं दे रहे हैं, हम तालिबान के खिलाफ हैं, या कहें कि तालिबान हमारे खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान उसको मान्यता देने के लिए तैयार हैं। चीन हमारे बॉर्डर पे खुरापात करता ही रहता है, पाकिस्तान तो हमारा पुराना जाना माना दुश्मन है। तो ये दोनों मिलकर के अफ़गानिस्तान के साथ में, तालिबान के साथ में हमको घेरने की कोशिश करेंगे, और निश्चित रूप से अफ़गान पे कब्जा करने के बाद तालिबान का अगला निशाना भारत ही होगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम एक हों। अगर हम एक रहते हैं तो कोई तालिबान, कोई पाकिस्तान, कोई चीन हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारी सरकार, हमारा विपक्ष, हमारे सारे नागरिक, सब लोग एक होकर के इसका मुकाबला करेंगे। कोई शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मित्रों, स्थितियां ऐसी नहीं हैं, ऐसी अनुकूल स्थितियां नहीं है जैसी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जैसी कल्पना कर रहा हूं। इसके लिए जिम्मेदारी हम सब नागरिकों के साथ साथ हमारी सरकारों की और हमारे विपक्षी पार्टियों की, सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी बराबर है। सभी को एक होना चाहिए, लेकिन कभी भी
ऐसा नहीं होता कि जो विपक्ष चाहे वो हो जाए, जो सरकार चाहे वो होता है, क्योंकि सरकार बहुमत से बनती है प्रजातंत्र में और हमारी सरकार का पलड़ा भारी होता है। इसलिए सरकार जो चाहेगी वो करेगी, लेकिन आज जो सरकार हमें दिखाई दे रही है वो एकता की ओर नहीं जा रही, वो विखंडन की ओर जा रही है। नारा हम जरूर देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर ऐसा है नहीं। अगर सबका विश्वास होता, सबका साथ होता, तो संसद में ये स्थिति नहीं होती जो अभी आपने देखी। क्या स्थिति हो गई है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी कि हम किसी तरीके से विपक्ष को कॉन्फिडेंस में ले करके और संसद को ठीक तरीके से चलाएं और हमारे नागरिकों का जो पैसा है, हमारे जनता का जो पैसा है, इसको ऐसे ही नहीं बहने दें। 8 महीने हो गए किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उन किसानों को हम कॉन्फिडेंस में लेकर के या कोई और रास्ता निकाल करके हम अपने अड़ियल रवैये को छोड़ें और उस समस्या का हल करें? महंगाई हमारी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि हमारे बिजनेस व्यापार सब समाप्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में किस तरीके से देश का विकास होगा, किस तरीके से सारे लोगों का विश्वास हम जीत पाएंगे? तो मित्रों, ये सारी समस्याएं हल करने की हैं, तो हमारे केंद्र सरकार का और हमारे विपक्षी दलों का भी फोकस हमारी समस्याओं पे होना चाहिए, न कि वोट बैंक पे। लेकिन इन सब का फोकस जो है वोट बैंक के है और उस वोट बैंक के चक्कर में ये पूरे देश का विखंडन कर रहे हैं, पूरे देश का विभाजन कर रहे हैं, जो हमारे आने वाले सुनहरे भविष्य को नष्ट करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मित्रों, हमारी प्रायोरिटी की जो समस्याएं हैं, मैं समझता हूँ मेरा ये वीडियो सरकार तक भी पहुँचेगा। माननीय मोदी जी हमारे आदरणीय हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो वहाँ तक भी अगर ये आवाज़ किसी तरीके से पहुँचती है तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि हम अड़ियल रवैये को छोड़ करके, नकारात्मक राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक पथ की ओर चलें और हमारी समस्याओं को हल करें, न कि हम विपक्षियों को टारगेट करें। नकारात्मक राजनीति में इसलिए कहता हूँ मित्रों, सकारात्मक और नकारात्मक दो जो चीज़ें हैं, हमने बचपन से हम ये सीखते आए हैं कि अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे की लाइन छोटी करके अपनी बड़ी मत दिखाओ। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि हमेशा ही बीजेपी में ये नकारात्मक राजनीति हो रही है कि बजाय हम अपने कामों का बखान करने के, हम ये बखान करते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ, पिछला क्या हुआ, पिछला क्या हुआ। पिछली जो परिस्थितियां थीं उनके अनुकूल जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। आज की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। पिछली जो परिस्थितियां थीं वो बिल्कुल अलग थीं, उनमें जो हुआ वो देश के हित में हुआ और आज हम इस लेवल पर हैं, विश्व पटल पे हम अपनी पहचान बनाए हुए हैं। ये पिछली ही देन है हमको। ये 7 सालों में नहीं हो जाता है ये सब काम, ये 70 साल लगते हैं इसके लिए, 100 साल लगते हैं। इसलिए पिछली देन को हम भुला नहीं सकते। लेकिन हम हमेशा यही करते हैं कि विपक्ष की लाइन को छोटी करो, विपक्ष को नंगा करो, विपक्ष की का चरित्र हनन करो, झूठे झूठे आरोप उन पर लगाओ। इस तरीके से माननीय मोदी जी, माननीय सरकार, एकता नहीं हो सकती। इससे कटुता और बढ़ेगी, कटुता और बढ़ेगी। तो इस कटुता को समाप्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे नेता हैं, आप हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, झंडा बरदार हैं देश के, तो आपका कर्तव्य है कि हम सबको एक करें, इस कटुता को समाप्त करें, नेगेटिव राजनीति को हम समाप्त करें, समस्याओं पे हम ध्यान दें। समस्या हमारी है, सबसे पहली समस्या हमारी है, हमारे किसानों का हल होना चाहिए, आंदोलन का निपटारा होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है अगर किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि कानून वापस ले लो, तो कानून वापस ले लो। अगर कानून की ज़रूरत होगी तो संसद फिर बना लेगी कानून, उसमें इतना अड़ियल रवैया अपनाने की ज़रूरत नहीं होती है। 800 लोग मर चुके हैं, करीब शहादत हो चुकी है किसानों की,
और उन 800 लोगों के लिए सहानुभूति का एक शब्द भी कभी सरकार की तरफ से नहीं आया, बल्कि आरोप लगाए गए कि ये किसान आतंकवादी हैं, ये किसान मवाली हैं, ये किसान ऐसे हैं, ये लुटेरे हैं, ये हत्यारे हैं। इस तरीके से कभी एकता नहीं हो सकती, इस तरीके से तो कटुता ही बढ़ेगी। मान्यवर, मेरा निवेदन है कि किसानों की समस्याओं को हल किया जाए और दूसरी बड़ी समस्या महंगाई को नियंत्रित किया जाए। जब भी महंगाई की बात आएगी या किसी समस्या की बात आएगी तो हम पीछे का उदाहरण लेकर के चले जाएंगे। तब क्या था और अब क्या है, तब क्या था और अब क्या है। पिछले को हम छोड़ दें, आज हम देखें, हमें एक नया रास्ता बनाना है, सुनहरा भविष्य बनाना है। पिछले को लेकर के अगर हम चलते रहेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा बिल्कुल। तीसरी समस्या हमारी है हमारे आतंकवाद की। इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए और सख्ती से हमें डील करना पड़ेगा और एकजुट होना पड़ेगा। निश्चित रूप से कश्मीर में धारा 370 समाप्त की गई, लेकिन आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ। अभी भी हमारे फोर्सेस पे अटैक हो रहे हैं, हमारे केंद्रों पे अटैक हो रहे हैं। आतंकवादी अभी समाप्त नहीं हुए और मेरा व्यक्तिगत विचार है ये आतंकवाद तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक पीओके को हम नहीं ले लेते। पीओके को हमको लेना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। और जब तक हम देश में शांति पैदा नहीं करेंगे, अंतर विरोधों को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक वो काम आप नहीं कर सकते, पीओके को नहीं ले सकते। पीओके को लेने के लिए हमें अंतर विरोधों को समाप्त करके देश के अंदर पहले शांति पैदा करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, हमें एकता के सूत्र में बंधना होगा। मैं सब माननीयों से ये निवेदन करता हूँ कि इसके बाद अगर हम समस्याओं पर विचार करें तो हमारी बड़ी समस्या आती है जनसंख्या नियंत्रण की। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। हमारे दो ये कांग्रेस की पॉलिसी थी, अच्छी पॉलिसी थी, और पॉलिसी ज़बरदस्ती की नहीं थी, शिक्षा की थी, लोगों को शिक्षित किया गया। अभी भी सरकार के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बाई लॉ ये नहीं हो सकता जनसंख्या नियंत्रण, ये शिक्षा से ही होगा। शिक्षा तो हम 70 सालों से देते आ रहे हैं, 60 साल से देते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस शिक्षा को ग्रहण कर गए। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो समझदार थे, उन्होंने इस शिक्षा को ग्रहण कर लिया। कुछ लोगों ने, जो अभी नीचे के लोग हैं, नीचे के तबके के लोगों में, उसको हिंदू मुस्लिम में विभाजित नहीं करूँगा, क्योंकि हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं और मुस्लिमों में भी ऐसे लोग हैं जिनके एक एक दर्जन बच्चे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं लॉ को एनफोर्स करना होगा और जनसंख्या के लिए हम एक ऐसा कानून बनाएं, एक ऐसा नियंत्रण बनाएं, ऐसा नियंत्रण व्यवस्था बनाएं जिससे हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो, सभी वर्गों में, सभी धर्मों में समान तरीके से हो। समान आचार संहिता बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए, क्योंकि जब तक समान आचार संहिता नहीं होगी तब तक लोगों को समान अवसर नहीं मिलेंगे, समान तरीके से विकास नहीं होगा। फिर हम कैसे सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं जब समानता नहीं है। तो इसके लिए तभी हो पाएगा, ये स्लोगन हमारा तभी लागू हो पाएगा जब हम समान आचार संहिता लागू कर देंगे, और ये लागू होना ज़रूरी है। इन पे हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि हमारी आपस की लड़ाई और वोट बैंक के ऊपर हमारा फोकस हो। ठीक है, सारे देशों में, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर 2 पार्टियां होती हैं, 3 पार्टियां होती हैं, और कभी ये पार्टी शासन में आती है, कभी वो पार्टी शासन में आती है। अमेरिका में अभी सत्ता चेंज हो गई, बाइडन आ गए तो बाइडन ने भी कोई आमूल चूल परिवर्तन थोड़ी कर दिया। जो देश हित में पॉलिसी हैं वो भी सरकार चला रही थी, ये भी सरकार चलाएगी। तो हमारे जो देश हित में पॉलिसी होंगी वो ये सरकार भी चलाएगी, और ये सरकार अगर बदल जाती है तो आने वाली सरकार भी चलाएगी। हाँ, यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ भी हमारी एक समस्या है, तो इसके लिए भी कुछ हल हमें निकालना चाहिए। इसके ऊपर बैठ के विचार करना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी 2 या 3
ज़्यादा से ज़्यादा 4 पार्टियां ही होनी चाहिए और जिसको देश चाहे, जिसको जनता चाहे वो आए। लेकिन हम यहाँ ऐसा सोचते हैं कि विपक्ष को ख़त्म कर दिया जाए। एक नारा आया था, कांग्रेस विहीन भारत, कांग्रेस विहीन भारत, और अब शायद वो रूप ले रहा है विपक्षहीन भारत, विपक्षहीन संसद। माननीय लोगों से मेरा निवेदन है, सरकार से निवेदन है और आप सब मित्रों से भी निवेदन है कि जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो सरकार कैसी? वो तो एक तरफा हिटलरशाही हो जाएगी। राष्ट्रपति शासन में और उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, एक फौजी शासन हो जाएगा एक तरीके से। विपक्ष का रहना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जितना विपक्ष मजबूत होगा उतनी सरकार अच्छी चलेगी। तो जब हम विपक्ष को कमज़ोर करने की बात सोचते हैं, कमज़ोर करने की नीयत से काम करते हैं, तो इसका मतलब हम सरकार सही नहीं चलाना चाहते। सरकार सही तभी चलेगी जब विपक्ष मजबूत होगा, चाहे इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो। इस बात की मैं नहीं करता कि कांग्रेस का हो कि बीजेपी का हो कि किसका हो। इसके बाद की एक समस्या और बहुत है, राजनीति का अपराधीकरण। राजनीति में अपराधियों का बोलबाला रहा है और है, अभी भी है। जो लोग अपराधी हैं, बड़े बड़े डॉन हैं, वो सब राजनीति में आ जाते हैं, उनके हिसाब से राजनीति चलती है। मैंने एक निर्वाचन आयोग का डेटा पढ़ा था कि कितने % अपराधी हैं, कितने % लोगों पे मुकदमा चल रहे हैं, हत्या के मुकदमा चल रहे हैं, किसी पे बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं देता, बीजेपी में भी हैं, शासन सत्ता में जो पार्टी है उसमें भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, अन्य पार्टियों में भी हैं, सभी में हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये अपराधी ख़त्म होने चाहिए। अपराधी कैसे ख़त्म होंगे, हमने सोचा था, इस पे बहुत पहले से विचार कर रहे हैं कि पार्टियां उनको टिकट ना दें, एक तरीका है। लेकिन पार्टियां नहीं मानती, टिकट देती हैं, क्योंकि उनको लालच होता है कि ये आदमी वोट खींच के लाएगा, समझे। दूसरा पहलू हमने सोचा था कि ऐसे लोगों को जो अपराधी हैं, जिनका रिकॉर्ड ख़राब है, जनता वोट ना दे। ऐसा भी नहीं होता, जनता वोट देती है, उन्हीं को देती है जिनका प्रभाव है क्षेत्र में, चाहे गुंडई से प्रभाव हो, चाहे धन बल किसी भी तरीके से प्रभाव हो, उनको वोट मिलता है। तो इस तरीके से हमारी ये बात कि पार्टियां कंट्रोल करें या जनता कंट्रोल करे, ये निष्फल होती दिखाई देती है। इसके लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी और ज़रूरत पड़े तो माननीय उच्चतम न्यायालय को भी इसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। उच्चतम न्यायालय ने शायद कुछ टिप्पणी की भी है इस विषय में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कानूनन ये तय हो कि जो अपराधी है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, वो सत्ता में भागीदार नहीं हो सकता। तभी हमारा सत्ता का अपराधीकरण समाप्त होगा। एक छोटी सी बात है कि जिस आदमी के ऊपर एक केस लग जाता है, झूठा भी सही, जेल में चला जाता है, वो आदमी चपरासी की भी नौकरी नहीं पा सकता है। लेकिन यहाँ तो लोग चुनाव जेल में रह कर के चुनाव लड़ते हैं और फिर मिनिस्टर बन जाते हैं और केस माफ़ कर दिए जाते हैं। ये बड़ी विचित्र विडंबना है इस देश की कि जिनके ऊपर गंभीर अपराध हैं, गंभीर केस हैं, उसकी पार्टी की जब सरकार आ जाती है तो सारे अपराध समाप्त हो जाते हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं, जिनके ऊपर कोई ऐसे गंभीर अपराध नहीं है, उनको जेल में ठूस दिया जाता है। तो ये व्यवस्था हमारी ठीक नहीं है और ये व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हमारा देश एकजुट नहीं होगा, हमारी कटुता समाप्त नहीं होगी। और जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम सबका विश्वास नहीं जीतेंगे, तब तक हम बाहरी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आज इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम समस्याओं पर ध्यान दें, राजनीति पे, वोट बैंक पे ध्यान न दें। हम अपनी लाइन बड़ी करें, दूसरे की लाइन छोटी न करें। हम अपने गुणों का बखान करें, हम दूसरों की बुराइयों को न ढूंढें, उनका चरित्र हनन न करें। मैं इसी निवेदन के साथ मैं समस्त देशवासियों से, सरकार से और आप सब मित्रों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।